हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th फिज़िक्स को। ये बेसिकली ओरिएंटेड होगी हमारी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, टोटल आपके 11th फिज़िक्स में 14 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर अपने कवर किए हैं। आपके 2 पार्ट और आएंगे, एक ये और एक इसके बाद। ठीक है, आपकी 11th फिज़िक्स उसमें कवर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम अगर इस वीडियो को कर लें तो क्या हम एम्स नर्सिंग को क्रैक कर सकते हैं या पैरामेडिकल को क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ आपकी फॉर्मूला रिवीजन हो रहा है। ये एक 15 मिनट सीरीज़ है। सिर्फ 15 मिनट में या उससे भी कम टाइम में आप एक चैप्टर कवर कर रहे हो, और वहाँ पे आपका एम्स एग्ज़ाम में आपके MCQ आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बस एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आपका एक चैप्टर के लिए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। ठीक है, ये एक फ़ास्ट रिवीजन है कि अगर मान लो, देखो आपके टोटल 5 पार्ट आए हैं 11th फिज़िक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एक पार्ट 20 मिनट का है, एक आई थिंक आपका 10 से 11 मिनट का है, और एक आपका 8 मिनट का था। और शायद ये 2 पार्ट भी आपके 20 मिनट के अराउंड ही रहेंगे, 20-20 मिनट के। तो इतने टाइम पीरियड में आप एक पूरे 11th फिज़िक्स को गो थ्रू कर रहे हो। तो कोशिश करो कि आप दिन में से एक बार ज़रूर ये वीडियोस जो हैं कानों में से निकाल लो, कि फॉर्मूलाज बार बार आपके कानों में आएंगे तो आपको रिटेन रहेंगे वो। ठीक है, तो ये वीडियोस बार बार कंटिन्यूटी में देखनी है ताकि आपको फॉर्मूले याद हों। मैं आपको एक ब्रीफ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम टाइम में सारे जो अपनी कॉपी के नोट्स हैं उनको नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं आपको ये छोटी सी सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको एक हेल्प हो जाए कि एग्ज़ाम से पहले आप एटलीस्ट सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लें। ठीक है, हम इसके बाद 12th फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, तो आपकी एटलीस्ट फ़िज़िक्स जो है वो हम ये बोल सकते हैं आप 3 से 4 घंटों में कंप्लीट 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स को गो थ्रू कर लोगे। ठीक है, जो ये चैप्टर की नोट्स की PDF हैं सारी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं पहले ही डाल देती हूँ। पूरे 5 पार्ट की PDF आ चुकी है, तो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप खुद भी सर्च कर सकते हो, एम्स BSc नर्सिंग के नेम से होगा। आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। नेक्स्ट इससे आपका सॉलिड चैप्टर होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला, और उसके बाद फ्लूइड होगा, एंड देन आपका थर्मल फिज़िक्स होगा। ठीक है, पार्ट 1 करेंगे उसका। यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन का, दैट इज़ F=G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, m1 और m2 की वैल्यू गिवन होगी, 2 मासेस की वैल्यू गिवन होगी। इट मे बी कि 40 kg आपका वेट है, और ये आपका मास यहाँ पे हो जाएगा 60 kg। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे देंगे, मान लो 90 सेंटीमीटर है, इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, देन आफ्टर आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका फोर्स निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको फोर्स ऑलरेडी गिवन हो और आपसे m1 की वैल्यू पूछ ले, m2 गिवन हो, ये r की वैल्यू गिवन हो, बट यहाँ पे g की वैल्यू आपको खुद से ध्यान में रखनी होगी। ये कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा, यानी कि 2 बॉडी हैं, ये 2 वेट हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम पढ़ेंगे, हमारा रिपेल भी करते हैं और वो आपका अट्रैक्ट भी करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, वहीं अगर नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वो हम इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ते हैं। ये आपका ग्रेविटेशन है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है, ये सेंट्रल भी होता है और कंजर्वेटिव भी होता है। ये बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आपका ग्रेविटी जो है वो आपकी चेंज हो रही है डेप्थ या हाइट के साथ में, तो आपको कैलकुलेट करनी है कि ओरिजिनल आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या आएगी, अगर इतना हाइट में चेंज हो रहा है या इतना डेप्थ में चेंज आ रहा है। तो हाइट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेप्थ के लिए ये याद रखना है। इसमें आपको हाइट की वैल्यू बता देंगे कि इतनी हाइट है और आपको ग्रेविटी उसके लिए निकालनी कितनी होगी। ठीक है, तो आप ये रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए कितना होगा। ठीक है, कमेंट में हर एक बच्चा मुझे रेडियस ऑफ अर्थ लिख के बताएगा। अभी वीडियो को पॉज करो और नीचे मुझे लिख के बताओ, ताकि आप लोगों को याद है या नहीं तो पता चले, और अगर किसी बच्चे का सही होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर का लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ ऑफ ऑर्बिट की, जो भी आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के राउंड, वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में
रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई ऐसे राउंड आपका पाथवे नहीं होता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, आपका कौन सा शेप का होता है, इलिप्टिकल। उसके बाद आप बात करते हैं लॉ ऑफ एरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि जो भी एरिया है जो कवर हो रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो चेंज होगा, हमेशा वो जितना एरिया कवर्ड हो रहा है, जितने टाइम पीरियड में कवर हो रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे है थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ पीरियड, ये बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको बस टाइम की वैल्यू दे देंगे और सेमी मेजर एक्सिस इसकी वैल्यू दे देंगे और आपको एक वैल्यू इनमें से गिवन होगी जो कि जिससे कि आप दूसरी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं या फिर डायरेक्ट भी ये पूछ लिया जाता है। आपको ऑप्शन गिवन हो जाएंगे कि T4 A2 T3 A3 T3 A2 T2 A3, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है केपलर लॉ का, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान में होना चाहिए। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ज़रूरी है, ध्यान रखना है। इंटेंसिटी क्या होती है, Gm/r², ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपको याद होनी चाहिए। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और ग्रेविटेशनल जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ग्रेविटेशनल हम हर एक केस में पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको U से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी -Gm/r हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर एनर्जी की बात करें तो -Gmm/r। आगे सैटेलाइट का क्वेश्चन आता है। यहाँ से सैटेलाइट में क्या आएगा, देखो सैटेलाइट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो रिवॉल्व करता है किसी भी प्लेनेट के राउंड। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और आपकी नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एस्केप वेलोसिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी में हमारा अर्थ के लिए आपको परमानेंट ध्यान में होनी चाहिए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और इवन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑर्बिटल स्पीड आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, √G/r, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो एस्केप वेलोसिटी उसका क्या होती है, डिवाइड कर दो √2 से। तो अभी शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो अगर आपको ग्रेविटेशन समझ में आया है, ग्रेविटेशन के फॉर्मूला से आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि हाँ ग्रेविटेशन के चैप्टर में बस ये चीज़ें ही याद करने की है, हम फालतू में अब तक घबरा रहे थे, देन डेफिनेटली पुट रेड एंड पर्पल हार्ट साथ में ग्रेविटेशन डन ऐसे लिखना, ठीक है। और कोशिश करना कि आप इन फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि आपको देखो 11th फिजिक्स का इतना डर था और वो चीज़ आपके साथ साथ कवर हो रही है कि देखो इस चैप्टर में बस यही चीज़ें तो हैं याद करने की, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो गिनी चुनी चीज़ें हैं वो अच्छे से करो, ठीक है। अगर मान लो 30 में से तुम्हारे 15 क्वेश्चन आते हैं किससे, 11th फिजिक्स से, हम ये लेके चल रहे हैं एम्स BSc नर्सिंग का, तो 15 क्वेश्चन में से अगर तुम ऐसे मतलब इनको कर लोगे जो मैं करवा रही हूँ और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे और थोड़े से टेस्ट अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे, देन यू विल गेट 8 to 9 क्वेश्चन राइट, ठीक है। ये बहुत होते हैं, हमें 15 के 15 सही करने ही नहीं है। हमें फिजिक्स में अगर हमारे 8 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं इन 15 में से, तो वो बहुत है, ठीक है। तो उस लेवल की पढ़ाई के लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपको टिप्स में याद होंगे तभी आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फिर तभी टेस्ट में उन क्वेश्चन को लगा पाओगे, टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉलिड। तो सॉलिड में देखो सबसे पहला लॉ है आपका हुक्स लॉ, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यहाँ पे ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपके 3-4 मॉडुलस हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला है आपका यंगस्ट मॉडुलस, सेकंड है बल्क और आई थिंक थर्ड आपका शेयर स्ट्रेन, ठीक है, शेयर मॉडुलस, स्ट्रेनी मॉडुलस। तो यंगेस्ट मॉडुलस में आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये ध्यान में होना चाहिए। इसमें हम लेंथ के प्रोपोर्शन में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बल्क है, बल्क मतलब वॉल्यूम, ठीक है। यंगेस्ट मतलब लेंथ। आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हमारा यंगेस्ट आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे लेंथ की। बल्क आ रहा है। अब बात करते हैं शेयर मॉडुलस की। शेयर मॉडुलस क्या होता है आपका, नीटा से इसको हम डिनोट करते हैं। ये होते हैं हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। किसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शेयर मॉडुलस को आपका नीटा से, उसका बाद बल्क है उसको बी से, यंग मॉडुलस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पॉइजन्स रेशो। ये बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बस फॉर्मूला ध्यान रखो, क्वेश्चन में उसकी
वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको पुट करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो ये हमारी सिग्मा है, पॉइजन्स रेशियो है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 0.5 तक होती है। ठीक है, तो वो हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग होगी। उसके बाद बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। एक स्ट्रेच्ड वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये होगी हमारी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, मे बी आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में स्ट्रेस की वैल्यू ना गिवन हो के फोर्स और एरिया की वैल्यू गिवन हो गई, तो आप पुट कर सकते हो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, तो तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन गामा बीटा, इसको हम बीटा नहीं बी ही बोलेंगे क्योंकि ये हमारा बल्क मॉडुलस है, नीटा एंड सिग्मा। तो इसमें रिलेशन है, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। कोई नहीं भी रखोगे तो बहुत इशू नहीं है क्योंकि यहाँ से रेयर क्वेश्चन आते हैं, बट एक बार माइंड में होना चाहिए कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप उस चीज़ को सोल्व कर पाओ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। हमने सॉलिड कवर कर लिया है, ग्रेविटेशन कवर कर लिया है, अब बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। देखो यहाँ पे आप लोगों को ना कोशिश करो कि आप लोग एक जो 2 पिन का पेज होता है उसके ऊपर आप पूरे 11th क्लास के फॉर्मूलाज को कर सकते हो। ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरीके से। तो उसमें आप अपने बॉक्स बनाओ, इस तरीके से लाइन लगाओ। ठीक है, मतलब यहाँ से वो पिन वाला स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये 3 कॉलम बनाने हैं और उसमें एक चैप्टर का आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, इस हिसाब से कुछ चैप्टर छोटे भी हैं तो वो आधे में भी अरेंज हो जाएंगे, तो आप इस एक शीट से कंप्लीट 11th क्लास को रिवाइज कर लोगे। तो एटलीस्ट जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ वो आप करो ही करो, क्योंकि वहाँ से ही आपके काफ़ी क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बट उनमें भी तो फॉर्मूला ही यूज़ होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं हमारे फ्लूइड के बारे में। प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। सॉलिड के केस में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, स्ट्रेस। यहाँ क्या आएगा, प्रेशर। दोनों सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। उसके बाद प्रेशर 3 तरीके का होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर। इनके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है और इनके फॉर्मूलेस वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेंसिटी नॉर्मल आपको पता है मास बाय वॉल्यूम होती है। विस्कोसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं तो विस्कोसिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स कितना होगा हमारा, माइनस नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे ए क्या है, एरिया, वी क्या है, वॉल्यूम, और हमारा एक्स क्या है, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है। उसके बाद स्टोक्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इवन देखो ये ना डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं फॉर्मूला कि यहाँ पे आपको स्टोक्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे ऑप्शन में सही है, तो उसमें आपका -6 पाई नीटा वी आर लिख देंगे, या फिर आपका 4 पाई नीटा वी आर लिख देंगे, 6 पाई नीटा एन वी आर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आपको सही सेलेक्ट करना है, या फिर क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपको फोर्स या कोई भी अदर क्वान्टिटी निकालनी होगी। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। आगे कैपिलरी राइज और फॉल, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में ध्यान होनी चाहिए। H = क्या हो जाएगा, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटी। एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के केस में जो ड्रॉप होती है और बबल के केस में ये निकालना है, तो उसके लिए आपके अलग अलग वैल्यूज़ हैं। 2s/r, यहाँ पे 4s/r। बबल में ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू ड्रॉप, क्योंकि देखो ड्रॉप जो होती है, ड्रॉप आपकी कंप्लीटली फिल्ड होती है, ड्रॉप के अंदर कोई स्पेस नहीं होता है, बट बबल के अंदर तो स्पेस होता है, इस वजह से वहाँ पे प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं टॉरिसेल्स लॉ। तो इसमें आपका क्या है, इसमें वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है इन्फ्लक्स की। तो जो जितना भी लिक्विड इफ्लक्स हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v = √2gh। मोस्टली वेलोसिटी आपकी यही लगती है। ठीक है, ये आपने काइनेमेटिक्स में भी देखी होगी और यहाँ भी आप देख रहे हो। तो कभी अगर ऐसा हो कि आपसे h की वैल्यू गिवन हो और वेलोसिटी पूछी हो, तो आप √2gh डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपको कुछ भी चीज़ ध्यान में नहीं आ रही है तो। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो नेक्स्ट आपके चैप्टर हैं थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशन एंड वेव, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड वो हमारी 11th फिजिक्स के लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे या तो 12th क्लास की फ़िज़िक्स को या फिर आपकी 11th की केमिस्ट्री पोर्शन को। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। यहाँ पे जब आपने ये चैप्टर देखे होंगे तो ये छोटे हैं। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड तो बहुत छोटा है, तो ये कंपैरेटिव टू इन दोनों को मिला के एक चैप्टर बनता है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ पे आप मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखोगे, देन आपका कुछ लॉज हैं वो आप देखोगे, तो उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट, लेटेंट हीट, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
देन आपका लास्ट टॉपिक यही रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। तो यहाँ पे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कौन कौन से मेथड से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में आपका मीडियम रिक्वायर होता है, बट रेडिएशन में मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। कंडक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं उनके एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। कन्वेक्शन में पार्टिकल की मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद स्टीफेंस लॉ में, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका T⁴। सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ये है। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू ये होती है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में आता है। करते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। ये होता है आपका E λ/A λ = E λ, ठीक है। ये बहुत रेयर है कि पूछा जाए, बट एक चीज़ माइंड में होनी चाहिए, तो ये ध्यान में रखना। अगला है आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है आपका, λm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/T के, ठीक है, 1/T के डायरेक्टली, वरना हम वी कैन से कि यहाँ पे जो हमारा लैम्डा होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा T के, ठीक है। T के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली है, बट मैंने 1/T बोला है, तो उसके कंपेयर में क्या है आपका डायरेक्टली, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? B क्या है? वेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे B की वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखनी है, 2.9 × 10⁻3। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? K = Q × X/A T2 - T1 × T, ठीक है। यहाँ पे ये जो T है कैपिटल वाला, दैट इज डिनोटेड द टेम्परेचर, और जो ये T है ये आपका टाइम को डिनोट करता है, स्मॉल t। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। dt/dt दैट इज अगेन ये क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू क्या है, -KA T - T0। T0 क्या है आपका इनिशियल, और T आपका फाइनल रेंज का जो टेम्परेचर है वो। उसके बाद बात करते हैं हीट के बारे में। हीट के लिए काफ़ी सारी टर्म्स है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीनों आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो किस चीज़ से डिनोट करते हैं वो ध्यान में होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी सिर्फ है तो वो S से डिनोट होगी, और सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ गिवन है, वो आप ध्यान में रखना। देखो जो यहाँ पे S होता है वो किसके इक्वल होता है, dQ/dt, सबसे मेन ये है। तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल C क्या होता है आपका, S/m, तो ये मैंने यहाँ बता ही दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो। स्मॉल c क्या होता है, S/n, ये m है, ये n है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हीट कैपेसिटी S मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये आपका क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हीट लॉस जो है वो हीट गेन के इक्वल होती है, कि जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उतनी ही हीट क्या होगी, लॉस होगी। लेटेंट हीट L से डिनोट करते हैं, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Q/m होती है। फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इतनी होगी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतनी होगी, ठीक है। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है दोनों। उसके बाद थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपका, ΔF/A = देखो ये आपका स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। गैसेस के केस में ये क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, यंगस मॉडुलस। उसके बाद ये क्या है आपका, ΔL/L, दैट इज़ आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये आपका टेम्परेचर के रिलेशन है जो आपके ध्यान में होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फिर केल्विन है, केल्विन के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए जो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा देखो मैंने ये लास्ट स्टार्टिंग में भी बोला है और अभी मैं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ ये जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे थ्योरी इतनी इनफ नहीं है। थ्योरी के केस में यू कैन से इट्स इनफ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस द MCQ, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। उसके लिए देखो मोस्टली बच्चे हैं जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आप अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी बुक फॉलो कर ले MCQ के लिए। अदरवाइज आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रीफ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बट वहाँ पे आपका 40 to 50 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो थोड़ी डिटेल आपको उसमें मिलेगी, और थोड़ा सा होता है कि फॉर्मूला के साथ एक आधा क्वेश्चन आपको वहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करने को मिलेगा। उसके बाद आपको हैंड नोट्स, माइंड मैप और NCERT हाईलाइट्स मिलेगा, जिससे कि आप अपने ब्रीफ नोट्स बना सकते हो। उसके बाद
45 क्वेश्चन सीरीज़, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ और 1 टारगेट पीडीएफ। ये 1 टारगेट पीडीएफ क्या है, इसमें बेसिकली आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें कंप्लीट बायो के क्वेश्चंस होंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे। वो आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ है कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये हमारी 2021 से चली हुई है सीरीज़, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए भी हैं। उसके बाद आपके लास्ट में क्या है, 200+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे जो कि आप सेपरेट भी अवेलेबल हैं, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो हमने ये चीज़ 2022 में भी करी थी कि हम जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है सेपरेट चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है, तो उनको ज़्यादा चैप्टर करने ही पड़ेंगे। कंप्लीट सिलेबस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन नॉट, आप कर ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट। बट अगर आपके पास थोड़ा सा ये है कि हाँ आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सिलेक्टिव चैप्टर कर सकते हो। वहीं ओबीसी के केस में कट ऑफ लो जाती है तो जनरल के कंपेयर में उनको कम चैप्टर करने रहेंगे, एससी एसटी को और कम चैप्टर करने होंगे। तो अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो आप सिर्फ वो चैप्टर कर लोगे, तो आपका बस एक वो होता है कि आपको एम्स अचीव हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर एम्स दिल्ली यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। और ये आपका टेस्ट सीरीज़ रहेंगी। टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी हो गई, उसके बाद आप उसका चैप्टर की नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड देन आप उसका टेस्ट देंगे, जिसमें फिर आप यूनिट वाइज रहेंगे, फुल सिलेबस रहेंगे, टोटल 200+ रहेंगे, ठीक है। 200 क्योंकि देखो 120 तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट ही हो गए, 40 से 50 हम आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे एंड देन आफ्टर आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी हम कैटेगरी वाइज सेपरेटेड जो चैप्टर की पीडीएफ है वो भी शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली आपका इधर ये भी चीज़ आपको जो मिल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को हम 1 टारगेट पीडीएफ जो मैंने यहाँ बताया आपको, ये भी हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स को 2 चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी, इवन 3। एक तो आपकी टेस्ट सीरीज़ ही रहेंगे, दूसरा आपका कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड चैप्टर हो गए, और तीसरी ये आपकी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ, ठीक है। हमारी 3 पीडीएफ्स हैं क्वेश्चन बैंक की पेड कोर्स में, उसमें से एक जो पीडीएफ है वो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स के लिए होगी, ओके।